साथियों नमस्कार। साथियों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस को वोट करते होंगे। आप में से कई ऐसे होंगे जो कांग्रेस को वोट देना चाहते होंगे। आप में से कई ऐसे होंगे जो बीजेपी का विकल्प खोज रहे होंगे या कांग्रेस में विकल्प देख रहे होंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से एक बार पूछिएगा जरूर कि आखिर आप कांग्रेस को वोट क्यों देने जा रहे हैं। हुआ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। राहुल गांधी अक्सर लगभग हर महीने विदेश जाते रहते हैं, कभी जर्मनी, कभी साउथ अमेरिका, कभी कहीं कुछ ना कुछ इनका रहता ही है, टूर में फिक्स रहता है। और जब भी आते हैं तो एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। आपने भी सोचा होगा कि वोट चोरी अचानक से कैसे छेड़ दिया। वोट चोरी से पहले ये ईवीएम की बात करते थे, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। अब बहुत दिनों से ईवीएम की बात नहीं करी है इन्होंने। चलिए, वोट चोरी के साथ साथ इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भी लपेटे में ले लिया कि इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है बीजेपी के साथ और डेमोक्रेसी खतरे में है और मीडिया भी मिली हुई है। सब इन्होंने जो है अपने हिसाब से कह रखा है कि सब जो है एक तरीके से मोदी के पक्ष में ही काम कर रहे हैं और वोट चोरी इनका बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, मैंने वर्ल्ड अफेयर्स पर वीडियो बनाया था, उसमें जिक्र किया था वेनेजुला में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है या वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका ले गया है। 2024 में वेनेजुला में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन के बाद वहां पर धीरे धीरे एक हवा बनाई गई कि ये इलेक्शन तो वोट चोरी के साथ जीता गया है मेडुरो के द्वारा। जी, मेडुरो ने जब इलेक्शन जीत लिया था, जाहिर सी बात है मेडुरो को अमेरिका पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहा था। वो एक तरीके से कम्युनिस्ट माइंडसेट का था। वो चाइना रशिया के फेवर में ज़्यादा था, इसलिए अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। अब फिर भी वो जीत गया तो अमेरिका कब तक बर्दाश्त करेगा। तो अमेरिका ने वहां पर एक तरीके से वोट चोरी का अभियान की स्क्रिप्ट दी होगी किसी तरह से, और मीडिया में वोट चोरी चलने लगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ये जो मैं जो दिखा रहा हूं गार्जियन का, ये गार्जियन का है। दिस आर्टिकल इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इसमें देख लें, एविडेंस शोज वेनेजुलाज इलेक्शन वॉज स्टोलन, इलेक्शन चोरी हुआ था। तो ये कथा नई नहीं है, ये पुरानी है। पहले जीते हुए जो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके बारे में कंफ्यूजन पैदा कर दो कि वोट चोरी से जीता है, फिर वहां पे एक विपक्ष का नेता तैयार करो। आप जान के हैरान होंगे, 2025 में वेनेजुला में जो कोरिना है, विपक्षी नेता हैं, उनको नोबेल पीस पुरस्कार दिलवाया गया। धीरे धीरे वो विपक्ष का एक चेहरा बनती गई और फाइनली आप देख रहे हो वेनेजुला में ये तख्ता पलट हुआ है। आने वाले समय में कोरिना को ही गद्दी सौंपी जाएगी या उनको वहां पर एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा या राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाएगा, पता नहीं क्या बनाया जाएगा। जैसे मोहम्मद यूनुस है वैसे ही किया जाएगा। बांग्लादेश में आप देखिए, जब शेख हसीना ने इलेक्शन जीता था 2024 के जनवरी में, उसके बाद वहां भी ये स्क्रिप्ट चलाई गई कि वोट चोरी हुई है, ये आवामी लीग ने वोटर्स को धमकाया था, ऐसा था वैसा था। पहले तो कन्फ्यूजन पैदा किया लोगों में कि जो ये शेख हसीना जीत करके आई हैं ठीक से जीत के नहीं आई हैं। और फिर धीरे धीरे वहां पर स्टूडेंट्स को भड़काया गया, जेनजीज जिसे कहा जाता है। कोई एक मुद्दा पकड़ के भड़का दो। उधर एक आदमी तैयार कर लिया गया था, मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस पुरस्कार दे करके। फिर जैसी आग लगी तुरंत शेख हसीना को वहां से जाना पड़ा, मोहम्मद यूनुस को वहां बैठा दिया गया और आज बांग्लादेश में वो हो रहा है जो अमेरिका चाहता है, वेनेजुला में भी वो होगा। सेम स्क्रिप्ट भारत में भी लिखी जा रही है। अब यहां पर दिक्कत यह है कि जो विपक्ष का नेता है वो इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो लोग नोबेल पीस पुरस्कार उसे दे सकें। सोच तो वो भी रहे होंगे पर कुछ नहीं निकल रहा है ऐसा टैलेंट जैसा। अब एक चीज पर गौर और करिए आप, जब से नेपाल का तख्ता पलट हुआ है, नेपाल में जो हुआ था उसे जेनजी प्रोटेस्ट बोला जा रहा था। उसके बाद से ही राहुल गांधी ने जेनजी बोलना स्टार्ट किया है। उससे पहले राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने जेनजी नहीं सुना होगा। अर्थात राहुल गांधी क्या कहलवाना चाह रहे हैं कि जेनजीज को भी ऐसे ही सड़कों पर आना चाहिए जिस तरह से बांग्लादेश या नेपाल में लोग आए थे। यानी कि कैसे भी करके तख्ता पलट करो, मोदी को हटाओ। ये है पूरा खेल। आप कहेंगे ये बात तो हम जान रहे हैं, आपने वर्ल्ड अफेयर्स में बताया था, इंस्टाग्राम पे भी आपने रील के रूप में डाल रखा है, ठीक है, बट आगे की कहानी बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। पॉलिटिकल अफेयर्स में मैंने कई दिन से वीडियो नहीं बनाया था।
कुछ ऐसी खबर नहीं थी जिस पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन किया जाए। बाकी न्यूज़ की खबरें होती हैं कि महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, या थोड़ा बहुत बंगाल इलेक्शन का आ गया, तमिलनाडु इलेक्शन में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ भी बताऊँगा मैं। बट ये जो चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हुआ ये है, हम में से कई लोग इस बात में थोड़ा चिंता करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भी कल को किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि हम सबको कष्ट झेलना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनली ये विपक्षी नेता लोग किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएं और कहीं पर कोई आंदोलन करवा दें, क्योंकि करने की कोशिश तो बहुत करी है। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसकी दो वजह हैं। पहला ये है कि लंबा प्रयास किया गया है, अभी तक इन्हें सफलता नहीं मिली। कभी किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को बैठा दो, कभी सीए का प्रोटेस्ट कर दो। अब सोचिए, सीए का प्रोटेस्ट उन्होंने कराया था, जिस सीए के प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था। मुसलमानों को डराया जा रहा था तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जबकि उसमें नागरिकता जाने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है वो। बट उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लाया गया, जेएनयू में प्रोटेस्ट कराया गया, मणिपुर को मुद्दा बनाया गया, आप जान ही रहे, लद्दाख का प्रोटेस्ट कराया गया। कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कारण ये था कि हमारे देश में विविधताएं बहुत हैं। छोटा सा देश होता, एक जैसे माइंडसेट के लोग होते तो उन्हें भड़काना आसान है। यहाँ पंजाब में कुछ लोगों को इकट्ठा करके खालिस्तान प्रोटेस्ट करा भी दोगे तो उससे तमिलनाडु वाला इत्तेफाक नहीं रखता, या महाराष्ट्र वाले को कोई लेना देना नहीं है, या आसाम वाले को लेना देना नहीं है, उसके अलग मैटर्स हैं। तो कोई एक मैटर ऐसा निकल नहीं पाता जिस पर सबकी एक रूपता हो। तो भारत की डाइवर्सिटी इस चीज से हमें बचा लेती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए खबर 2 जनवरी की है, मैं इस पर गौर नहीं कर पाया था, आज ही मेरा ध्यान गया। कर्नाटक की सरकार ने, जहां कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की नहीं कांग्रेस की, वहां की सरकार ने अपनी निगरानी में वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा, उसके ऑफिस के द्वारा एक सर्वे कराया गया कि साहब इस सर्वे में यह पता लगाओ कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वीवीपैट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस सर्वे में उन लोगों का ही बयान लो जिन्होंने वोट डाला है। ठीक है साहब, तय हुआ। कांग्रेस को लगा हम खुद कर्नाटक में सर्वे कराएंगे तो इसमें इतनी खामियां निकलेंगी कि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। सर्वे हुआ, सर्वे का एक नाम दिया गया, बड़ा सा नाम है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप गूगल पे डालेंगे तो एक पीडीएफ खुल करके आ जाएगी। ये लोकसभा इलेक्शंस 2024 इवैल्यूएशन ऑफ एंडलाइन सर्वे ऑफ केएपी, यानी कि नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ सिटीजन्स। इतना लंबा नाम है, ये सर्वे है, बस आप ये समझ लीजिए। इस सर्वे को जब कराया गया तो कर्नाटक के चारों जितने भी डिवीजन्स हैं उन सभी डिवीजन्स में कराया गया। और आप जानकर के हैरान होंगे कि इस सर्वे में 83% से भी ज्यादा लोग जो वोट डाल के आए हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी को देख के आए हो, 83% से भी ज्यादा लोग इस बात पर सहमत थे। उनका यह कहना था, बड़ी स्ट्रांग तरीके से कहना यह था कि ईवीएम में किसी तरह की कोई धांधली नहीं है, हमें पूरा विश्वास है, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। अब जब 83% जो वोट डाल के आए उनमें से लोगों से पूछा जा रहा है तो उनमें एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी तो होगा जो कांग्रेस को देके आया होगा। यानी कि कांग्रेस को वोट देने वाला भी ये कह रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा फर्जी है, इनडायरेक्टली। आप कहोगे फिर 17% ने क्यों नहीं बोला? अब भाई कुछ तो ऐसे होंगे जो इस बात को सत्य मान रहे होंगे, कुछ कट्टर ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे मोदी आए, बीजेपी आए, जो इतनी ज़्यादा नफरत करते होंगे बीजेपी से, तो वो यही मान के तो बैठे होंगे घर में कि अरे मोदी तो इलेक्शन चोरी कर लेता होगा। तो उनको खूब पता होगा कि इलेक्शन चोरी नहीं हो रहा, फिर भी बोलेंगे कि नहीं नहीं हो रहा है। तो उनकी तो बात छोड़ो, लेकिन 83% अपने आप में ये बताता है कि कांग्रेस का ये मुद्दा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसी सर्वे में 84% लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होते हैं, इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता, 84%। और 85% से भी अधिक लोगों का कहना यह था कि जो वीवीपैट होता है, जब वोट डालते हैं तो पर्ची निकलती है, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वीवीपैट हमने खुद निकलते देखा है और जिसको वोट डाला है उसी का निकला है। अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वीवीपैट पे हाथ का निशान बना आया है, इसका मतलब हम सही वोट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक इसमें
आंकड़ा बताता हूं जिसको जानकर के आप हैरान होंगे। देखिए, कांग्रेस का जो एआईसीसी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसका जो अध्यक्ष है वो जिस जगह से आता है उस जगह तो सबसे ज्यादा लोगों ने यह कहा है कि हमें पूरा विश्वास है। ये रहा काला बुरागी डिवीजन। काला बुरागी डिवीजन में 95% लोगों ने यह कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि ईवीएम ठीक है और फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहा है। यहां एआईसीसी का प्रेसिडेंट आता है, यहां से कांग्रेस का, और राहुल गांधी ने जो मुद्दा बनाया था वो मुख्यतः यहीं से बात सबसे ज्यादा उठी थी। अब बताओ, इस देश में जब कांग्रेस के शासित प्रदेश के लोगों का यह कहना हो, कांग्रेस की निगरानी में यह पूरा सर्वे हो रहा हो, एआईसीसी का प्रेसिडेंट जहां से आता है उस जगह के लोग तक मानने को तैयार ना हो, तो देश कैसे मानेगा कि वोट चोरी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुद्दा चलाने की कोशिश तो की जा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स का मतलब जिन लोगों ने वोट डाला था उन लोगों की बात करी जा रही है, जिनका ईवीएम पे भरोसा है। ये काला बुरागी डिवीजन जो है वहां पर 83.24% थे, ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, और ये वही डिवीजन है जहां पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप मारा था 2024 के पार्लियामेंट्री पोल्स में। ठीक है, इसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस और ईवीएम में सबसे ज़्यादा भरोसा रखने वाला जो क्षेत्र है वो मैसूर डिवीजन है 70% के आसपास। ये बेलगावी डिवीजन है 63.9% के आसपास। ये 63.6% के आसपास बेंगलोर डिवीजन है। फिर ये लोकसभा इलेक्शन में अगर बात करी जाए कि ये जो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम की बात करी जाए तो यहाँ भी 95.75% रेस्पोंडेंट थे जिनका कहना ये था हमने वोट डाला है, हमें पूरी तरह से अवेयरनेस है और हमें पता है हम किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के अलग अलग इसमें आंकड़े हैं कि ऐसे कितने लोग थे जिनको ईपीआईसी के बारे में पता था। ये देखिए, ठीक है, अलग अलग आंकड़े हो तो अच्छे खासे। ईपीआईसी मतलब वोटर आईडी कार्ड टाइप का जो होता है वो। कहने का तात्पर्य मेरा मोटा मोटा ये है, हर किसी का अलग अलग आंकड़ा है। जैसे ये काला बुरागी क्षेत्र में 83% लोगों का मानना है कि ईवीएम बिल्कुल सही है, या 95% लोगों का मानना है कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन होती है। यहीं पर सबसे ज़्यादा शायद 90% से ऊपर लोगों का मानना है कि वीवीपैट बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा आंकड़े तो काला बुरागी के आ रहे हैं हर तरीके से। और ऑन एन एवरेज हर तरीके से आप देख लो, पूरे कर्नाटक का देख लो तो हर क्षेत्र में लगभग 80% से ऊपर ही है। अब बताइए कि ये इनका कहाँ चल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो नहीं मानेगी। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र के सीएम भी रहे 2010 से 2014 तक, 3 बार के वहाँ के एमएलए एमएलसी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उसमें तो हम पहले दिन ही हार गए थे, भारत पहले दिन ही हार गया था। हमारी एयरफोर्स तो पाकिस्तान के सामने टिक ही नहीं पा रही थी, हमारी बुराई कर रहे थे। मैंने उस पर वीडियो बनाया था एक। आज इन्होंने पता है क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जिस तरह से वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के ले गए हैं, ऐसे मोदी जी को भी तो लेके जा सकते हैं। जिस तरह से, ये देख लीजिए, क्या ट्रंप हमारे पीएम को किडनैप कर लेंगे? इस तरह से उन्होंने बात करी है। जिस तरह से वेनेजुएला में हुआ है वैसे भारत में भी तो हो सकता है। आप वेनेजुएला से भारत को कंपेयर करके क्या दिखाना चाहते हो कि भारत इतना कमजोर देश है? अब इस तरह का बयान ये देंगे, दुनिया में चलेगा, वायरल होगा, गूंजेगा। किसकी छवि खराब होगी? भारत की। कि देखो भारत को भी डर लग रहा है। अरे भारत को तो हम समझते थे बड़ा मजबूत देश है। अब अफ्रीका का कोई एक छोटे से देश का छोटा निवासी क्या सुनता होगा पहले? भारत भारत भारत। अब वो समझ रहा है अरे भारत को भी डर लग रहा है वेनेजुएला की तरह, तो समझेगा भारत तो वेनेजुएला जैसे ही है। हम तो बहुत बड़ा समझ रहे थे। भाई हर किसी को इतनी अवेयरनेस थोड़ी होती है किस देश के पास क्या है क्या नहीं है, कितनी ताकत है कितनी नहीं है। वो तो जो सुनता है वो मान लेता है। तो कांग्रेस इससे ज़्यादा नीचे क्या गिरेगी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको इस बात का सेंस नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्हें बड़े अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे पहले भी जो बयान इन्होंने दिया था कि हम पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में हार गए थे, वो भी इन्हें पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। पर फिर भी बयान क्यों देते हैं? बयान इसलिए देते हैं ताकि इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, जो इनको वोट देते हैं, इनकी पार्टी को देते हैं, तो आप खुद समझ जाइए इनके वोटर किस तरह की चीज़ों से खुश हो रहे हैं। या फिर अपने ऊपर बड़े नेता को खुश करने के लिए, जिससे कि इन पर ध्यान जाए उसका और इनको किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा दे।
तो सोचिए इनका जो सीनियर नेता है जिसके हाथ में सब कुछ, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं, वो किस तरह के बयानों से खुश होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस पार्टी के नेता लोग इस तरह के लगातार बयान देते हो सिर्फ अपने काडर को या अपने नेताओं को खुश करने के लिए, उस पार्टी की टेंडेंसी क्या होगी। और इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस को वोट देने से पहले 10 बार सोचें। इनसे ज्यादा अच्छी बात है तो आजकल ओवैसी साहब कर रहे हैं, बहुत सेंसेबल बातें कर रहे हैं। बेशक वो अपने वोट बैंक और बाकी चीजों में वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं, बट इनसे सेंसेबल कर रहे हैं, बात तो सही कर रहा है वो आदमी। ये है पूरी कहानी। तो आप अब समझ जाइए, इस बात को अपने दिमाग में देखिए कि क्या हम वेनेजुएला जैसे हैं, क्या वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं हो रही हर जगह, क्या एक बड़ा देश या 2-3 बड़े देश दुनिया को चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे देश में जो बार बार ये आंदोलन होते हैं ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, या करवाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दे करके फिर अब आप उसी को देख लीजिए किस तरह से ये जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है, पहला मुस्लिम मेयर, इसको लेकर के यहाँ के कुछ वामपंथी कितने खुश हो रहे हैं, जैसे ने कौन बन गया। और ये आदमी राम मंदिर के खिलाफ था, मोदी को क्या क्या इसने नहीं कहा है। हमारे ही देश में ये बोला कि गुजरात में तो एक बिल्कुल भी मुसलमान नहीं रहते हैं, गुजरात के सब मुसलमानों को मरम्मत, पता नहीं क्या क्या बोलता था, उसको लेकर के बड़े खुश हो रहे हैं। और अब तो उसने उमर खालिद के लिए पत्र लिखा था, वो उमर खालिद जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, जिसको 5 साल से कोर्ट बेल नहीं दे पा रही, चाकर के भी, कपिल सिब्बल जा रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी जा रहे हैं, फिर भी बेल नहीं हो पा रही। उसकी ऑडियो वायरल है, किस तरह से कश्मीर पर बयान दे रहा है, किस तरह से शर्जील इमाम कह रहा है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। इन लोगों के समर्थन में आकर के भी लोग वीडियोज बना रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार जो कभी एनडीटीवी में हुआ करते थे, वीडियो बना रहे हैं 19 मिनट का, जस्टिफाई करने के लिए कि अरे देखिए उमर खालिद के साथ कितना गलत हो रहा है। अब इन लोगों के खिलाफ हम आवाज ना उठाएं तो कौन उठाएगा, हम होने दें जो हो रहा है। भाई जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट बेल तक नहीं दे पा रही है, सोचो बेल तो हाल मिल जाती है, कई बड़े बड़े केसेस में मिल जाती है, यहां नहीं दे पा रही है। वो कोर्ट इतना ज्यादा एविडेंस उसके सामने मजबूत रख दिया गया है, उसको डिफेंड कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात करनी पड़ती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बाकी जो भी अपडेट आती है अगले वीडियो में आएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोशिश करूंगा और गतिविधियां हों। एक्चुअली वेनेजुएला पर या वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से एकदम से चेंज हो रहा है, दिन भर आईआर में ही अध्ययन करता रहता हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो पॉलिटिकल अफेयर्स पर तेरा ध्यान जा भी नहीं पा रहा और उतनी बड़ी कोई घटना भी हो भी नहीं रही है। बट कोशिश करूंगा पॉलिटिकल अफेयर पर भी लगातार वीडियो लाता रहूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।